हेलो दोस्तों। आज 24 नवंबर 2023 है, शुक्रवार। और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये अपने सप्लाई जोन को टच करके वहाँ से एक्चुअली तुरंत से नीचे गिरा नहीं गिरा है, जैसे कि हमने अनुमान लगाया था। लेकिन फिर भी ये साइडवेज जाना शुरू हुआ है। अब यहाँ से ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये तुरंत नीचे गिरना शुरू नहीं हुआ है। ये यहाँ से कहीं भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और इस समय अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये किस तरफ जाएगा। लेकिन ये तो निफ्टी चार्ट है, और निफ्टी चार्ट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम इससे हमें ट्रेंड पता चलता है। तो मान लीजिए निफ्टी में ऊपर की तरफ का ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अच्छी गुंजाइश है कि हमारे स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक्स क्या कर रहे हैं एकदम जल्दी से। वैसे तो देखने के लिए ज़्यादा कुछ आज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, पर फिर भी हम देख ही लेते हैं। मैं ज़रा चार्ट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रल एस्ट्रल अपना नीचे की तरफ का ट्रेंड बनाए हुए है। और अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं, तो आज का दिन कैसा जाएगा बताना मुश्किल है। लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे का ट्रेंड बरकरार है, और आसपास में कोई लेवल भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करने के लिए यहाँ पर है नहीं। कॉनकॉर देखते हैं। कॉनकॉर कॉनकॉर ज़रा सा चेंज हुआ है। इसका टारगेट 825 रुपये 65 पैसे है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है तो सही, लेकिन ये टेस्टेड सप्लाई जोन है, तो नहीं, ये तो बेकार है। एक सेकंड, ये नहीं, मैं गलत देख रहा हूँ। ये वाले सप्लाई जोन से रिएक्ट किया है। हाँ जी। तो ये वाले सप्लाई जोन से रिएक्ट किया है और यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ है। तो अभी फ़िलहाल करने के लिए तो कुछ नहीं है। तो हेवल्स देखते हैं। हेवल्स अपना नीचे का ट्रेंड बनाए हुए है। अभी तो 1187 के आसपास हमें एंट्री लेनी है, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। टीसीएस थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। ये जो न्यूज़ आई थी टीसीएस बाय बैक की, उसकी वजह से मुझे लगता है ये प्राइस काफ़ी ऊपर गया था। अब वापस से करेक्शन आना शुरू हुआ है, तो आ, अपने ट्रेंड के मुताबिक ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास सप्लाई जोन से रिएक्ट किया था, नीचे आया था, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन लगता है ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से ये फिर से रिएक्ट कर गया, तो सप्लाई जोन टच करते ही वापस नीचे आ गया। खैर, ये हमारा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन नहीं है। जब हम 912 के आसपास पहुंचेंगे तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। टाइटन देखते हैं। टाइटन अपने ट्रेंड के हिसाब से ऊपर की तरफ का मूव बरकरार है। थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। मुझे लगता है शायद ये इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर सकता है। ये गलत बन गया, उसी के लिए आते हैं, बॉडी टू विक बनाते हैं। तो हो सकता है कि इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर जाए, लेकिन फ़िलहाल हमारे करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस नहीं है। जब ये या तो 3121 पे, या फिर 3201 पे हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, देखा जाएगा। पर फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अपना नीचे का ट्रेंड बनाए हुए है। ये 881 पे जब पहुंचेगा तब हम फिर से एंट्री लेंगे, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर अपने ऊपर का ट्रेंड बनाए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। डाबर अ, डाबर अपना नीचे का ट्रेंड बनाए हुए है। ये जब नया कोई लेवल फॉर्म होगा तब देखेंगे। वैसे फ़िलहाल यहाँ पर एक एक्चुअली कोई लेवल आसपास में है तो नहीं। अ, यहाँ पर ना, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जब ये ट्रेंड चेंज होगा तब देखा जाएगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ जब ये 2574 पे पहुंचेगा, 75 पे, तब हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर 20% के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका DATR 40 रुपये है। अभी 2500 पे है, मतलब 2540 तक जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक नोट ले लेता हूँ।
कैमरा से नहीं। ठीक है, पिडिलाइट इंडस्ट्री सेल सम एट 2575 इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, डोंट सेल ऑल, इट इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, बजाज फाइनेंस देखते हैं फटाफट। बजाज फाइनेंस अपना नीचे का ट्रेंड बनाए हुए है। एशियन पेंट नीचे का ट्रेंड। रिलायंस, आइए देखते हैं रिलायंस में क्या रहा। रिलायंस ने अपना ऊपर का ट्रेंड अब ऐसा लग रहा है कि बना लिया है, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन था यहाँ पर, इस सप्लाई जोन को इसने ब्रीच कर लिया है। ठीक है, अगला सप्लाई जोन यहाँ पर है। तो देखते हैं उस सप्लाई जोन पे क्या करता है। अगर उसने ये सप्लाई जोन भी ब्रीच कर लिया तो ऑफिशियली हम लोग अपवर्ड ट्रेंड में जा चुके होंगे एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न्ड। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट अपने डिमांड जोन की तरफ बढ़ तो रहा है। 920 के आसपास हमें ख़रीदना चाहिए इसे, 921 के आसपास। इसका RSI अभी 50 है। मेरा ख्याल है ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका RSI 40 या 35 के आसपास आ जाएगा, तब हम रामको सीमेंट में फिर से एंट्री लेंगे। SRF देखते हैं। SRF अपने सप्लाई जोन को छू रहा है अभी। बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं है, क्योंकि एक बार इसको चैलेंज कर चुका है, तो इस सप्लाई जोन को हम नज़रअंदाज कर देंगे और 2436 का इंतज़ार करेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज़ अपने सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है। अगर पीआई इंडस्ट्रीज़ में आपको 20% के आसपास प्रॉफिट बन रहा है तो फिर टारगेट लगाता हूँ एक यहाँ पर 3830 पे इसे बेचा जा सकता है। नोट ले लेते हैं। क्या हो गया? तीन हजार आठ सौ इकतीस, 3830, 3830। ओहो, ठीक है। उसके बाद आते हैं टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा भी अपना अपवर्ड ट्रेंड बनाए हुए है। डिवीस लैब भी अपना अपवर्ड ट्रेंड बनाए हुए है, लेकिन इस पे एक नोट लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो 3834 के आसपास इसे बेच देंगे। पर लेकिन 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो, और सब कुछ नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि फिर से इसके कम प्राइस पे इसे ख़रीदा जा सके। तो ये था आज का स्टॉक मार्केट। लेकिन आज हम एक और चीज़ देखेंगे। मैं अपने ICICI डायरेक्ट अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे IPOs। IPO, और ये आप कोई भी आपका डीमैट अकाउंट हो, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे शेर खान हो, चाहे कोई और हो, हर जगह आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे IPO का एक सेक्शन होगा, वहाँ पर आप देख पाएंगे कौन से IPO निकलने वाले हैं। अब मैं जिन 2 IPOs पे फोकस करने वाला हूँ वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ और इरेडा मेरा ख्याल है बंद हो चुका है। एक मिनट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर इंट्रा इंजीनियर्स, हाँ मेरा ख्याल है इरेडा बंद हो गया है। खैर, ये तो एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि IPO में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज, तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 3 बकेट है यहाँ पर। एक एम्प्लॉई टाटा टेक्नोलॉजीज़, एक शेयर होल्डर टाटा टेक्नोलॉजीज़ और एक टाटा टेक्नोलॉजीज़। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ के एम्प्लॉई है
तो आप 5 लाख रुपए तक का आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो आप 2 लाख तक रुपए तक का लगा सकते हैं और आपको इसी में अप्लाई करना चाहिए आईपीओ के लिए। और अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो चांसेस अच्छा है कि आपको ये अलॉट हो जाएगा। अब ये कई बार ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो एक से ज़्यादा लॉट खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर अप्लाई करें। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? पहली बात तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने टीसीएस के स्टॉक्स आईपीओ में ख़रीदे थे, ठीक है? आज 20 साल बाद उनका स्टॉक कम से कम 20 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि एक तो आपको कम दाम पे स्टॉक मिल जाता है, ठीक है? ऊपर से धीरे-धीरे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपको फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन उसके अलावा भी स्टॉक्स पे आपको कई बार बोनस और स्प्लिट्स मिल जाते हैं। तो आईपीओ में जो लोग खरीदते हैं उन्हें वैसे तो मैं तो रेगुलर बेसिस पे देखता ही हूँ, लेकिन उन्हें फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि आपने तब खरीदा है जब सबसे पहले लॉन्च हुआ था और उसके बाद आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेते हैं, कई सालों तक उसे होल्ड करते हैं, उसके ऊपर स्प्लिट्स और बोनस स्टॉक्स मिलते हैं, तो आपका एसेट बेस बढ़ते जाता है। तो पर सवाल ये है कि कौन से वाले आईपीओ में डाला जाए। अब मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज इसलिए चुना है क्योंकि एक तो टाटा बड़ा भरोसे वाला नाम है। हमने टाटा को पहले भी ग्रो करते हुए देखा है, चाहे आप टाटा पावर ले लीजिए या टीसीएस ले लीजिए या टाटा मोटर्स ले लीजिए। टाटा मोटर्स कई सालों तक नुकसान करता रहा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो तो इसलिए मैंने टाटा को चुना है, ये टाटा का कंपनी है। तो कैसे करें? मान लीजिए कि आप वैसे प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल ही है। मान लीजिए कि आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, तो आप इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और वो आपको बोलेगा एक्सेप्ट कीजिए, ये वो आपने एक्सेप्ट किया। तो अब ये जो स्क्रीन है इसमें आपको बोल रहा है कि ये रिटेल है, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, मिनिमम क्वांटिटी 30 स्टॉक होता है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं 60 स्टॉक, 90 स्टॉक वगैरह वगैरह। और जैसे आप बढ़ाते घटाते हैं वैसे ये नंबर भी चेंज होता है, इसका जो वैल्यू जितना आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है? मान लीजिए आप एक लॉट लेते हैं, क्योंकि अभी तो एक ही लॉट लेने का मतलब है क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो बस ये आपने एक लॉट सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्राइस बता रहा है कि मैक्सिमम प्राइस 500 रुपये होगा, 500 ही होगा, और ये 15,000 का वैल्यू दिखा रहा है। तो आपने अगर इसको सबमिट कर दिया तो आपका एप्लीकेशन हो गया। ये इतना सिंपल सा बात है। लेकिन सवाल ये है कि टाटा का स्टॉक, ये टाटा टेक्नोलॉजीज, एक तो कारण है कि आप टाटा टेक्नोलॉजीज इसलिए लेंगे क्योंकि टाटा का बड़ा नाम है, ठीक है? लेकिन मान लेते हैं कि आपको ये कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो आप पढ़ते हैं इसका जो रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव है वो, ठीक है? तो मैंने बस इस टाटा शेयर होल्डर कंपनी या टाटा शेयर होल्डर जो स्टॉक मार्केट शेयर होल्डर वाला है उस पर क्लिक किया है, तो ये फाइल खुल जाता है। इसे कहते हैं रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव। तो ये टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, एड्रेस वगैरह बताया है, तो उसमें तो देखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा मतलब कंपनी ने क्या किया है, कैसे किया है, उसके बारे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव में इंफॉर्मेशन रहता है। तो आप अगर नीचे जाएंगे, ये तो बिड ऑफर वगैरह के बारे में थोड़े से लीगल डिटेल्स है, उसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है, उससे आपको समझ में भी ज़्यादा आए, मतलब मुझे भी ज़्यादा समझ में आता नहीं है, तो मैं आपको क्या समझाऊं। और ये फॉर्मेलिटी के हिसाब से लोग शेयर करते हैं, जैसे ये एब्रीविएशन है, आप एब्रीविएशंस का हमें कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, इससे नहीं पता चलता कि कंपनी कैसा कर रही है। तो आइए थोड़ा सा नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या और इन्फॉर्मेशन है। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में समरी है। प्राइमरी बिजनेस कंपनी का क्या है? सो वी आर अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग टर्नकी सॉल्यूशंस टू ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड टियर 1 suppliers globally. With over 2 decades of experience, we have deep domain expertise in automotive industry. तो ये automotive industries को टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये कंपनी, and leverage such expertise to serve our clients in adjacent industries such as aerospace and transportation and construction of heavy machinery. तो ये भी इंडस्ट्रीज में इन लोगों का योगदान है। Through our globally distributed execution model, we leverage skills and capabilities of our employees worldwide, ensuring balance between offshore and onshore
ऑन शोर क्लाइंट प्रॉक्सिमिटी एंड ऑफ शोर एफिशिएंसी टू प्रोवाइड एडेड वैल्यू टू आवर क्लाइंट्स। तो सारी दुनिया में एम्प्लॉयज़ हैं और हर जगह से वो लोग उन स्किल सेट्स का फ़ायदा उठाते हैं और अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं, तो वही उनका बिजनेस है। अब कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स बताए हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं और कितने प्रमोटर शेयर्स वगैरह वगैरह है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अल्फा टीसी होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। प्रमोटर शेयर 64.79% है, मतलब जो प्रमोटर्स है कंपनी के वो हेविली इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। थोड़ा और आगे देखते हैं। सितंबर 23 ये इक्विटी शेयर कैपिटल का ये मतलब डिटेल्स हैं जो पिछले कुछ सालों का डिटेल्स है। जैसे 6 मंथ पीरियड का 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2023 में कितना फ़र्क था। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 405 करोड़ का था, अभी 811 करोड़ का है। नेट वर्थ 24,818 करोड़ का था, अभी 28,531 करोड़ का है। तो इससे पता चलता है कि उनका जो नेटवर्थ है वो बढ़ा है, ठीक है। इनकम 19 से 25,000 करोड़ हुई है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2,500 करोड़ से 3,500 करोड़ हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, नेटवर्थ बढ़ा है। तो जब हम किसी भी शेयर का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा ग्रो किया है, उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ा है, उसका कैपिटल कैसे बढ़ा है, वगैरह वगैरह। और ये नंबर्स जो है ये कहता है कि एज एट एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2021, 2022 और 2023, ये पिछले 3 सालों का इन लोगों ने डिटेल्स दिया है। तो 2021 में 418 करोड़ था, 2022 में 418 करोड़ था, 2023 में इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ के 811 करोड़ हुआ है। जैसे कि आप देख रहे टोटल इनकम इसका 24,000 करोड़ था, फिर 35,000 करोड़ हुआ, अभी 45,000 करोड़ है, तो ये भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट 2,500 करोड़ के आसपास था, फिर 4,500 करोड़ के आसपास हुआ, अभी 6,240 करोड़ है पूरे साल का प्रॉफिट। ये जो देख रहे हैं आप ये 6 महीने का है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। और तो वैसे नंबर्स देख लेते हैं, अगर नंबर्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब ये अच्छा स्टॉक है। उसके बाद आपका और क्या है देखें, ये दूसरी कंपनीज वगैरह के रिलेशनशिप्स दिखाए हैं, कौन सी कंपनी का क्या रिलेशनशिप है और कैसा है। तो अगर आपको टर्नओवर और प्रॉफिट दिख रहा है कि लगातार बढ़ रहा है और आपको अगर लगता है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये एक अच्छा बिजनेस होता है, या टाटा टेक्नोलॉजीज इसीलिए अच्छा बिजनेस है क्योंकि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस में जाने के प्लान्स में है। और ये टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स को सपोर्ट कर रही है, टाटा मोटर्स के बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। तो उस हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर भी मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव को पढ़ते, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखकर घबरा मत जाइए, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल होता नहीं है। आपको बस पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल्स देखने हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कैसा कर रही है। और फिर ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लगा के सारा पैसा हार जाएंगे, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है। आपने मान लीजिए आईपीओ में लगाया और 30 स्टॉक आपको मिल गए, या 15-30 स्टॉक का भी मिनिमम लॉट बनता है। मान लीजिए आपको मिल गए स्टॉक, 500 रुपये का एक स्टॉक है, मतलब आपका 15,000 रुपये लगा, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा नहीं है, मार्केट में रिलीज होने के बाद आप बेच दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि आपको होल्ड करके रखना है, आप बेच दीजिए। लेकिन अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो अच्छा ये माना जाता है कि आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए और उसके बाद उसको लगाइए। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव आमतौर पे लोग देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि इतना सारा लीगल टर्मिनोलॉजी रहता है और उसमें इतने सारे कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह रहता है कि बोरिंग लगता है, या तो घबरा जाते हैं या बोर हो जाते हैं। पर आपको वो सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आप सीधे नीचे जाइए, देखिए फाइनेंशियल्स कैसा है, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने प्रॉफिट कैसा किया है, लॉस कैसा, या लॉस किया है, या ग्रोथ हुआ है, या ग्रोथ अप डाउन हुआ है क्या, या कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। इससे आपको बड़ी आसानी से आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कैसा कर रही है और कैसा करेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, ना सर्टिफाइड हूं, ना क्वालिफाइड हूं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। और यही आशा रखता हूं कि हम सभी लोग
ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।